चलो, सो दूसरी चीज क्या है? पहली चीज तो ये देखी कि ये चलता ही रहेगा, बॉल कभी रुकेगा नहीं। ओके, दूसरी चीज क्या देखी कि ये फ्लैट सरफेस पे जा रहा है, ना तो इंक्लाइन डाउनवर्ड है ना तो इंक्लाइन अपवर्ड है। फ्लैट सरफेस पे जा रहा है तो इसका मतलब पहला जो ऑब्जर्वेशन लिया था उसके हिसाब से फ्लैट सरफेस में ऑब्जेक्ट कैसा ट्रैवल करता है? कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर सकता है, बोल सकता हूं मैं ऐसा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा। तो अब बाकी सब चीज भूल जाओ, अब बाकी सारी चीज भूल जाओ और सिर्फ इतना याद रखो कि ये जो फ्लैट सरफेस पे जो बॉल मुझे मिला, फ्लैट सरफेस पे चलने वाला जो बॉल मिला, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है और उस पर कोई और फोर्स भी नहीं लग रहा है, हाँ या ना? कोई एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा है क्योंकि फ्रिक्शन तो है नहीं, राइट? तो ये क्या हुआ, उतनी स्पीड से चलता गया चलता गया चलता गया, फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो, और ये मोशन क्या कर रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, हाँ या ना? तो जो एरिस्टोटल ने बताया था, एरिस्टोटल ने सिर्फ ये बताया था कि फोर्स जीरो होगा, जैसे हमने यहाँ पे लिखा। एरिस्टोटल ने सिर्फ इतना बताया था कि जब फोर्स जीरो होगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही रहेगा। ये एरिस्टोटल ने बनाया था। पर गैलीलियो ने बताया नहीं भाई, फोर्स जब जीरो होगा तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो रेस्ट पे रहेगा या तो फिर वो क्या करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, जब तक कोई उसको रोके नहीं। आ रहा है समझ में ये दो चीज? ओके, यस सर। सो एरिस्टोटल ने जो बताया वो गलत है। एरिस्टोटल ने ये बताया कि ऑब्जेक्ट पे फोर्स जीरो लग रहा है तो ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ रेस्ट पे रह सकता है। ओके, क्या है यार इतने सारे, यश श्रीवास्तव, आर्य मोरे, रुद्रराज, अभी वीडियो ऑन कर रहे हो जब मैं बोल रहा हूँ तब। तनिष्क तुम भी वैसे ही हो। सर वो मैंने कृष्णा पवार, बोला था सर। क्या बोला था? सर यही कि सर्वर डाउन है तो फिर जैसे वीडियो रेज ऑन एंड कर कर, रहा हूँ तो। रेज एंड कर ले, रेज यस एंड सर। कर ले। यस सर। सिद्धार्थ आ रहा है समझ में? यस सर। आर्य मोरे, यश यस सर। श्रीवास्तव, आ रहा है समझ में? सर यस हाँ सर। बोलो। ओके, सर तो मेरा भी सर अभी हाँ वीडियो सर मीटिंग लेफ्ट हो गया था। हाँ, रेज एंड करके रख। ओके, सो यस सर। एरिस्टोटल ने जो बताया वो समझ में आ गया, और गैलीलियो ने उसमें क्या इंप्रूवमेंट किया वो समझ में आ गया। यस सर। एनी डाउट्स? नो सर। कोई डाउट यहाँ तक? लिखो फिर। सबसे पहले लिखो एरिस्टोटल्स फॉलेसी। सबसे पहली चीज लिखो एरिस्टोटल्स फॉलेसी। फॉलेसी मतलब उसने जो गलत स्टेटमेंट दिया वो हम लोग पहले डिस्कस करने वाले हैं। एरिस्टोटल्स फॉलेसी, ओके, डाल दिया हेडिंग यस सर। एरिस्टोटल्स फॉलेसी। ओके, लिखो in Aristotle's view, in Aristotle's view, if a body is moving, in Aristotle's view, if a body is moving, then something external agent, then something external agent Can you is please repeat? required. In Aristotle's view, if a body is moving, in Aristotle's view, if a body is moving, then something external सर agent is required to keep it moving. Yes, bolo. सर ये आप लिखने वाले हो क्या बोलते हो, क्योंकि इंटरनेट थोड़ा स्लो है आज तो आवाज बीच में कट होती है, तो आप बोलते लिख सकते हो जरा? ओके, मैं बोल देता हूँ। लिखो इन एरिस्टोटल्स व्यू, इन एरिस्टोटल्स व्यू, इन एरिस्टोटल्स व्यू, if a body is moving, in Aristotle's view, if a body is moving, something external agent, something external agent is required to keep it moving. दिख रहा है सबको? ओके, आगे बढ़े, यहां तक लिख लिया? यस सर।
Okay. In Aristotle's view, body is moving, something external agent is required to keep it moving. So a force is must acting on the object if the object is in motion. Okay. If there is no external force acting on the object, then the object must be at rest. ओके ये एरिस्टोटल्स फैलेसी का मतलब क्या होता है भाई? गलत स्टेटमेंट से ये सारे, ये जितने भी लिखे वो सारे स्टेटमेंट्स क्या है? गलत है। ओके हाँ, सिर्फ लिख लो अच्छी तरह से। लिख लिया यहाँ तक? यस सर। 1 मिनट सर। सर हाँ बोलो। सर ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उनके भी मास होते हैं पर फिर भी वो लोग मतलब वायलेट करते हैं न्यूटन्स के लॉ, तो वो कैसे सर? सब एटॉमिक पार्टिकल के अंदर ये कुछ भी नहीं चलेगा। ओके ये पूरा कंप्लीटली मॉडर्न फिजिक्स है जिसके अंदर न्यूटन्स के जो लॉ है वो काम के नहीं है। सर पर सब Okay. एटॉमिक पार्टिकल्स के मास भी होते हैं सर। हाँ होता है ना, तो क्या हुआ? तो सर क्या नेगेटिव कहना क्या चाहते हो मतलब, तुम वो बोलो। मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्या? सर कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ सर कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स के मास भी होते हैं तो न्यूटन्स के लॉ ऑफ इनर्शिया फॉर एग्जांपल इनर्शिया फॉलो करना चाहिए पर फिर भी वो नहीं होता। लॉ क्या बोल रहे हो? न्यूटन का सर फॉर एग्जांपल फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि सब हाँ। एटॉमिक पार्टिकल्स वायलेट द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, यस मतलब इनर्शिया वाला। तो सर तो उनका भी तो मास होता है तो इनर्शिया भी होना चाहिए ना, मतलब उनके। मास होता है, सब कुछ होता है। ओके बट मास जब कोई हम लोग छोटी स्केल में पढ़ते हैं, ओके जब भी हम लोग छोटी स्केल में पढ़ेंगे तो होगा क्या, जो भी न्यूटन ने कहा वो गलत हो जाता है। इसीलिए हम लोगों ने मॉडर्न फिजिक्स इन्वॉल्व किया। अच्छा नेग्लिजिबल मास। ओके तो जब सब एटॉम, हाँ जो सब एटॉमिक पार्टिकल है उसके लिए न्यूटन्स के कोई भी लॉज जो है वो वैलिड नहीं होंगे, उसके लिए टोटल डिफरेंट फिजिक्स लगेगा। ओके इसीलिए हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था माइक्रो फिजिक्स एंड माइक्रो फिजिक्स। यस सर। राइट चलो, सो गैलीलियोस इनर्शिया मत लिखो, गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया मत लिखो, गैलीलियोस थियरी। हाँ बोलो। सो हाँ यस बोलो। फ्रिक्शन स्केलर है कि वेक्टर? फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन है क्या वो बताओ। फोर्स है, फोर्स है। तो फोर्स क्या होगा? वेक्टर। वेक्टर। तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या है? वेक्टर है। ओके तो आगे Yes. लिखेंगे गैलीलियोस थियरी में, गैलीलियो स्टडीज मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन. Object one is moving down the inclined plane, accelerates, while other moving up retards, and the motion on a horizontal plane is an intermediate situation. Galileo concluded that the object moving on a frictionless horizontal plane must neither have acceleration nor retard. It must have uniform या फिर constant velocity. उसके नीचे ये डायग्राम बना देना। ओके जो हमने पहले बताए थे, ये फर्स्ट डायग्राम, सेकंड डायग्राम, थर्ड डायग्राम। लिख लिया? सर 1 मिनट। लिख लो लिख लो। एरिस्टोटल वाला लिख लिया ना सबने?
वो हटा दूं? सर लिख लिया। पूरा लिख लिया नहीं सर, या एरिस्टोटल? एक मिनट। ओके, नीचे वाला पहले लिख लो, ऊपर वाला जो है मैं थोड़ा सा चेंज करके फिर उसमें लिखना चालू करो। लिख लो ये। ऊपर वाला वो पूरा लिख ले। यस यस। सर ये हमने जो थर्ड पॉइंट में लिखा कि अगर कोई प्लेन सरफेस पे फुल्ली एकदम फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर एक बॉल मूव कर रहा है तो उसको एक्सीलरेशन भी नहीं होगा, रिटार्डेशन भी नहीं होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अंटिल दैट बॉल प्लेन वो कभी रुकेगा ही नहीं ऑब्जेक्ट। यस, कह सकते हैं। लिख लो, इतना लिख लिए तो बताना। लिख लिया इतना, आगे बढ़े। गैलीलियोस थियरी वाला पॉइंट लिख लिया सबने? यस सर, हो गया। सर ऊपर ये वाला सर एक्सपेरिमेंट हो गया। ये जो मैं हिला रहा हूँ इसको हो गया, ये कंप्लीट हो गया। यस सर, ये हो गया। ये सबका हो गया ना? यस सर। नहीं सर, बाकी है 2 मिनट सर, लास्ट लाइन बाकी है। यार जल्दी लिख स्वयं। ये सर मैं ऊपर बहुत वाले स्लो लिखता है पैराग्राफ यार में तू। ये केस के बाद क्या लिखा है? इन द लिमिटिंग केस। इन द लिमिटिंग केस मतलब जो उसके बाद फाइनल क्या केस लिखा है? जो हम डिस्कस कर। इन द लिमिटिंग केस, एक मिनट कहाँ गया? इन लिमिटिंग केस व्हेन लिखा है, व्हेन। ओके, व्हेन द स्लोप ऑफ द सेकंड प्लेन इज 0। सर वो डायग्राम किधर गए? गायब हो गए बेटा। अरे सर बनाए थे ना थोड़ी सर देर पहले, समझ में नहीं आएगा? अरे यार, एक बॉल नीचे गिर रहा है, एक बॉल ऊपर जा रहा है, एक बॉल फ्लैट जा कोई रहा है, बात इतना नहीं, सेम खुद से डायग्राम है। कर लूंगा, बोला बात मैं खुद से कर लूंगा। हाँ सर वही हटा तो, गैलीलियोस सिंपल चीज थियरी। है। सर हो गया थियरी। हटा दूं? हो गया, ओके ओके। चलो फिर ये लिख लो जो दिख रहा है बोर्ड पे। बोर्ड पे दिख रहा है, जल्दी से लिखो।
ओके, और उसके बाद ये ड्रॉ कर लेना। ओके, ये ड्रॉ कर लो कांस्टेंट वेलोसिटी। सब लोग बेटा क्लास के साथ साथ ही लिख लेना, फिर चैप्टर नोट्स अलग से चाहिए ऐसा नहीं बोलना है। ओके, हाँ सर ऑप्शन ही होता है। मानव वीडियो ऑन कर लो। कृष्णा पवार, श्रेय, वृंदा का अलग से। हाँ बोलो। सर ऑप्शन ही मोक्षित वीडियो ऑन कर लो। चैप्टर 4 का अपलोड कर देना सर। चैप्टर 4 का अपलोड हो जाएगा। ओके ओके, मोक्षित वीडियो चालू कर लो। सर कर दिया। और कल बेटा सिर्फ 2-3 लोग ही आए थे तुम्हारे। यू का आया था, अश्मी आई थी। कल बैकअप क्लास था, पता है ना, डाउट क्लास रखा था मैंने ऑफलाइन। तो क्या फिजिक्स तुम्हें बहुत अच्छी तरह से आ गया क्या? ऑफलाइन रखा था। आना है लेकिन पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे। अच्छा, कौन बोल रहा है ये? सर मैं सक्षम। मेरे को ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बाकी लोग? सर सर मैं आउट वडोदरा हूँ। कहाँ घूम रहा है? घूम नहीं रहा सर, दादा दादी तो के वहाँ है। अच्छा, और सर मैं मतलब मैं आउट ऑफ बड़ौदा, मतलब मैं भरूच में रहता हूँ मेरे मम्मी पापा के साथ। ओके ओके, चलो जल्दी ये लिख लो, ड्रॉ कर लो। सर बट आप ऑनलाइन नहीं रख सकते थे कल? नहीं बेटा, ऑफलाइन था। अरे सर मेरे भी डाउट खत्म हो जाते। ओके, उसके बाद ये लिखो, गैलीलियोस ऑब्जर्वेशन लीड्स टू the state of rest and the state of motion. Okay, the state of rest and state of uniform linear motion, okay, motion with constant velocity are equivalent. Okay, equivalent का मतलब दोनों सेम है, चाहे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहे, चाहे कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन करता रहे, फोर्स के हिसाब से दोनों क्या है? इक्विवेलेंट है। ओके, इन बोथ द केसेस फोर्स एक्टिंग, या फिर लिख सकते हैं नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज 0। ओके, जल्दी से लिख लो इतना। इन बोथ द केसेस नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज 0। लिख लिया? सर ये फिगर बनानी है। यस यस, फिगर बनानी है। हो गया? तो लास्ट वो लिखना। ओके, लिख लो।
हो जाए तो बता देना। सर हो गया। स्वयं हो गया तेरा? जैसे स्वयं का हो जाएगा मैं मान लूंगा सबका कंप्लीट हो गया। स्वयं जल्दी हो लिख। गया। So, 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 यस बोलो। so ये जो नीचे वाला पैराग्राफ है वो कुछ रॉन्ग लग रहा है। क्यों रॉन्ग लग रहा है? तो वो जो स्टेटमेंट है ना डबल कोट्स में हम्म वो कोई मीनिंग नहीं बना रही है। क्यों? द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन आर इक्विवेलेंट। दोनों को फोर्स नहीं लग रहा। इसमें क्या पता नहीं चला? द स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन इसका मतलब या कोई ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में है। दोनों क्या है? फोर्स के हिसाब से दोनों क्या है? सेम है, दोनों का एक्सीलरेशन Equivalent. 0 है। दोनों का एक्सेलरेशन 0 है, या फिर बोल सकते हैं कि दोनों पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा। ओके, तो जब भी टोटल फोर्स 0 होता है तो एरिस्टोटल ने बोला कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही रहेगा, पर गैलीलियो ने बोला ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट पे रहेगा या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करता रहेगा। दो ऑप्शंस अवेलेबल है, मतलब दोनों इक्वल है फोर्स के हिसाब से। आया समझ में वृंदाब? यस। ओके, चलो हो गया, यहाँ तक लिख लिया सबने? यस सर। ओके, तो अभी हमारे पास टोटल 2 साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन हुआ और यहाँ तक पहुंचे। अब जो मेन है वो आएंगे, क्या नाम है उनका? एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स चालू हुआ है। क्या बोल रहे हो बेटा? अभी एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स चालू हुआ है ना, जब गैलीलियो ने किया था। थियोरेटिकल मतलब सर एरिस्टोटल ने सिर्फ ऑब्जर्वेशन की, मतलब वो बोल दिया था थियरी लगा कर, पर सर ये गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया, वो किया, तो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स चालू हुआ ना। यस यस बोल सकते हैं ऐसा। यस ऐसा बोल सकते हैं यस। ओके, सो सर न्यूटन, ओके न्यूटन या गैलीलियो ने जहाँ पे खत्म किया, लो स्वयं सर एक बार नीचे की लिखना लाइन बाकी है दिखा तेरा? सकते हो? हाँ Yes, sir. तुम जल्दी हेलो, हाँ लिखो जल्दी। सर पर ये जो नीचे वाली स्टेटमेंट है वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को तो ओबे नहीं करती फिर। क्यों नहीं ओबे कर रही है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? सर कि एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एंड अंटिल एक्सटर्नल फोर्स। अगर हम ऐसा देखें कि अगर फोर्स एग्जर्ट होना बंद हो जाएगा तो वो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन तो होगा ही नहीं ना। हाँ होगा ही ना, क्यों नहीं होगा? तुम जब जैसे तुम ऐसा बोलना चाहते हो ना कि एक बॉल को हम लोग छोड़ दे, फोर्स हम लोगों ने लगाना बंद कर दिया तो वो बेचारा रुक जाता है, तुम ऐसा कहना चाहते हो? ये सर मतलब वैसे कुछ। हाँ, तो वैसे प्रॉब्लम क्या हो रहा है? फ्रिक्शन फोर्स तो लग रहा है ना, तो तुम बोल रहे हो कि मैंने फोर्स लगाना बंद किया, पर फ्रिक्शन ने थोड़ी बंद किया। तो फ्रिक्शन क्या कर देता है? उसको रोक देता है। आया समझ में? अगर फ्रिक्शन भी नहीं हो, कोई भी फोर्स नहीं लगे, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, देन द ऑब्जेक्ट विल बी एट रेस्ट और विल बी इन यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर कोई फोर्स ना लगे तो मैं बोल सकता हूँ
कि भाई ऑब्जेक्ट जो होगा वो यूनिफॉर्म मोशन करेगा। आया समझ में? यस सर, हाँ समझ आ गया। ओके, तो ऐसा नहीं समझना है कि न्यूटन्स लॉ गलत है। भाई हो गया तेरा स्वयं यहाँ तक? यस सर, हो गया, अभी हटा दो। थैंक यू। चलो, न्यूटन ने सर क्या कहा? न्यूटन ने सबसे पहले स्टार्ट किया गैलीलियो के स्टेटमेंट से। गैलीलियो का जो लॉज ऑफ इनर्शिया था, मतलब गैलीलियो ने जो बोला कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में तो मोशन में रहेगा, उसी को ऊपर बढ़ा के न्यूटन ने अपना फर्स्ट लॉ बना दिया। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया, ये दोनों सेम ही है। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ओके, सो लिखो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट Newton's first law states that every body continues to be in its state of rest or state of uniform motion in a straight line unless compelled by some external force to act otherwise. सर पहले ओके, जब तक कोई फोर्स, हाँ क्या बोल रहे हो बेटा? पहले कोई हेडिंग नहीं लिखनी, सीधा डायरेक्ट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लिख लो हेडिंग में। हेडिंग लिखनी है तो लिख लो इधर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। मतलब जब तक कोई फोर्स नहीं लगे तब तक क्या होगा? कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में तो मोशन में रहेगा। अच्छा, मान लो कोई, जैसे कि स्वयं ने न्यूटन्स लॉ पढ़ लिया, स्वयं को न्यूटन्स लॉ फर्स्ट बहुत अच्छी तरह से आ गया और वो कार लेके जा रहा था। ओके, ये स्वयं की कार है। तो स्वयं बेचारा कार लेके जा रहा था और उसने देखा कि मस्त हाईवे है और उसकी कार 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो स्वयं ने सोचा बहुत बढ़िया, अगर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, मेरे को कुछ जल्दी भी नहीं है, तो वो स्ट्रेट लाइन पे 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था। ओके, गाने सुनते सुनते जा रहा है अच्छी तरह से। फिर उसको अचानक से याद आया कि न्यूटन ने क्या बोला था? न्यूटन ने बोला था कि जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे तब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चलता है। तो स्वयं ने अपनी कार का जो इंजन था वो बंद कर दिया। ओके, तो न्यूटन के हिसाब से क्या होना चाहिए? 60 से ही चलती रहनी चाहिए। क्या ये सही है? नहीं सर, फ्रिक्शन तो रोड से चला रहा था पहली बार। नहीं सर, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है। तो जब तक वो मिरर पे तो नहीं इसमें चलाएगा नेट तब तक फोर्स ऐसा नहीं जीरो होगा। नहीं है। फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है सामने से। यस सर। कर रहा है और रोक रहा है। ओके, चलो, सो स्वयं समझ में आया ना? इंजन बंद नहीं करना होता है, कार को चलानी है तो इंजन चाहिए ही चाहिए। क्यों चाहिए? बिकॉज तुम पे एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ। मान लो स्वयं जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट स्पीड से और उस टाइम पे फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है वो हमने नोटिस किया कि 5000 लग रहा है। कितना लग रहा है? 5000 न्यूटन। ओके, मान लो नचिकेत इधर बैठा हुआ है, नचिकेत ये सब देख रहा है, स्वयं जा रहा है, 5000 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। नचिकेत ये बता कि स्वयं का जो इंजन होगा वो उस कार पे कितना फोर्स लगाएगा? इंजन की वजह से क्या फोर्स लग रहा होगा? तो मैं बोलूं हाँ बोल शिवम। सर 5000 न्यूटन ही लगेगा। उतना ही लगेगा, राइट? यस समझ सर। में आ रहा है भाई? ओके, कि अगर हम लोग इसकी बात करें तो आगे की डायरेक्शन में भी जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? 5000 ही लगेगा। ओके, तो फिर स्वयं ने ये सोचा कि भाई दोनों तरफ से सेम फोर्स लग रहा है तो फिर मेरी कार रेस्ट पे आ जानी चाहिए। सही सोचा गलत सोचा? नहीं सर, गलत सोचा। गलत सोचा। समझ में आया? नेट फोर्स ऐसा जीरो हो समझ, जाएगा। हाँ यस, समझ में आया? स्नेहा समझ में आ रहा है? यस ऐसा मत सर। सोचो कि दोनों तरफ से सेम फोर्स लग रहा है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा, नहीं ऐसा नहीं है। ओके, ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है? तो वही दोनों स्पीड से अकेले चल सकता है। फोर्सेस नहीं है वहाँ पे। और कौन से फोर्सेस है? वही तो है दोनों। नहीं सर, टायर और उसके तो बीच में भी तो अपना फोर्स है।
मतलब वो टायर सब छोड़ो, मैं ओवरऑल देख रहा हूँ, उसको छोड़ दो। ओके, उस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन पे नहीं जाते हैं। ओके चलो, समझ में आ गया ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ अच्छी तरह से सबको? जब तक यस कोई सर। ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे तब तक वो कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगा। कोई डाउट? चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन। मान लो एक बॉल को, या फिर मान लो भाई अश्मि को हमने फेंक दिया। ओके, का एक ये चल रहा है, एक एयरप्लेन चल रहा था, अश्मि को उसमें से फेंक दिया पैराशूट लेके। ओके, तो पैराशूट लेके कूद गई। जैसे ही कूद गई, पैराशूट उसने खोल दिया। ओके, एयर रेजिस्टेंस की वजह से पैराशूट खुल जाएगा और इस तरह से अश्मि नीचे आ रही है, गिर रही है नीचे की तरफ विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ओके, इतनी स्पीड से नीचे गिर रही है। लेट्स से अश्मि का मास जो है वो 40 kg है। देन व्हाट इज द एयर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन द अश्मि? अश्मि ने जो ये वेलोसिटी पैराशूट लगाया उसका एयर रेजिस्टेंस कितना है, ये पूछा है। वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से 400 न्यूटन का फोर्स लगेगा। ओके, व्हाट इज द एयर रेजिस्टेंस? एयर रेजिस्टेंस का फोर्स कितना होता है? 400 400 आएगा तो 400 न्यूटन होगा। 400 न्यूटन सबका आ गया? यस सर। यस सर। सही है। हाँ सर सही है। अश्मि आ गया तुम्हें? हाँ सर। किसी को कोई डाउट? ओके, ग्रेविटेशन फोर्स जितना लगेगा उतना ही एयर रेजिस्टेंस लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, टोटल फोर्स विल बी 0। ओके, आगे बढ़े। यस यस सर। ओके चलो आगे देखते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो भाई, किसी को भी। आगे बढ़े, लिखो आगे। हाँ बोलो। सर ये फिर से समझाओ ना, ये वाला केस। क्या समझाओ इसमें? एक काम करते हैं, 1 मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करते हैं। ओके, ये अश्मि है, वो नीचे गिर रही है। जब जा रही है तो उसकी स्पीड जो है वो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे जा रही है, कांस्टेंट स्पीड से। ओके, कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिर रही है। व्हाट इज द व्हाट इज द एयर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट? मतलब अश्मि पे एयर रेजिस्टेंस अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, वो कितना लगेगा, ये पूछा है क्वेश्चन में। अश्मि क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर। यस ओके, तो बताओ कितना एयर रेजिस्टेंस का फोर्स लगेगा? 1200। तो 400 का ही लगेगा सर। 400 कितना लगेगा? तो 400 न्यूटन। सर 1200। 400 1200। नहीं सर, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एफ इक्वल होगा, मतलब एफ नेट तो ग्रेविटेशन मतलब 4 × 10, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ, तो इक्वल करने के लिए सही कहा। 400 भी होना चाहिए। तो भी ओके, हम लोग बेटा स्पीड को नहीं देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि इस आदमी पे कितना फोर्स लगने वाला है। तो ग्रेविटेशन फोर्स उसको नीचे खींच रहा है, जिसका फॉर्मूला में पता है mg के इक्वल होता है। mg कितना होता है? मास इनटू ग्रेविटी 40 × 10, g हमेशा 10 लेते हैं। तो 400 न्यूटन नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ओके, ऊपर की डायरेक्शन में कुछ एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, कितना लग रहा है वो हमें नहीं पता, Fa लिख लेता हूँ। ये जो एयर रेजिस्टेंस का फोर्स होगा वो mg के इक्वल होगा, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। चाहे वो 30 से जाए, 40 से जाए, 50 से जाए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट विल बी 0। समझ में आ रहा है? तो जितना फोर्स ऊपर लगेगा उतना ही फोर्स नीचे भी लगेगा। सो नीचे फोर्स 400 लग रहा है तो ऊपर भी फोर्स कितना लगेगा? 400 न्यूटन का लगेगा। कोई डाउट किसी को इसमें? वृंदा समझ में आ गया? यस। आगे बढ़े। सर तो फाइनल आंसर लिखना क्या है, 400 या 0? फाइनल आंसर 400 ना, क्योंकि हमने क्या पूछा है, फोर्स एक्टिंग बाय एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस ने कितना फोर्स लगाया, यस सर। तो वो 400 होगा। अगर तुमसे पूछा होता कि नेट फोर्स कितना लग रहा है तो 0 लिखते। ओके सर ओके चलो हटा दो इतने को। हाँ बोलो। अगर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं होता तो?
कांस्टेंट एक्सेलरेशन या कांस्टेंट स्पीड? सर कांस्टेंट Speed, sir. एक्सेलरेशन। कांस्टेंट स्पीड नहीं होता तो कुछ और फोर्सेस भी लग रहे होंगे, जैसे कि चलो सेम क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट्स से ये जब अश्मि नीचे गिर रही है तो इसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं रह रही है। अब ऐसा दिया है क्वेश्चन में कि अश्मि नीचे गिर रही है, एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, इतना एक्सेलरेशन से नीचे गिर रही है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? सो फोर्स होगा 80 न्यूटन। तो फोर्स कौन कौन सा फोर्स लग रहा है वो देखते हैं। तो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ 400, उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, ग्रेविटी उतना ही फोर्स से खींचेगी। और ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है एयर रेजिस्टेंस का, जो हमें फाइंड आउट करना है। ये दोनों फोर्स की वजह से नीचे जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्वेश्चन में ही दिया हुआ। अब अगर तुम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो एक फॉर्मूला था, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, हाँ ना? यस सर। तो इस पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है? टोटल फोर्स लग रहा है 400 माइनस FA, दिस इज टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द मैन। इतना टोटल फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ 400, ऊपर की तरफ FA, उसको माइनस करना पड़ेगा। दिस विल बी इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास है 40, 80 एक्सेलरेशन है 2, तो कितना आएगा? 400 माइनस FA इज इक्वल्स टू 80। तो FA कितना आएगा? 400 माइनस 80 कितना होगा? 320 न्यूटन का एयर रेजिस्टेंस फोर्स लग रहा होगा। आया समझ में? Yes. यस सर। कोई डाउट इसमें? No. ओके, बड़े आगे अब। यस सर। चलो आगे लिखो इनर्शिया, आगे छोटा सा हेडिंग डाल दो इनर्शिया, इसी के अंदर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अंदर ही आएगा इनर्शिया। ओके, सो इनर्शिया क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट और इन कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, जो ऑब्जेक्ट जैसा जो भी स्टेट में है वही स्टेट में रहना चाहता है। अगर कोई स्टेट को चेंज करना चाहेगा तो क्या होगा? रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। आ रहा है समझ में? यस सर। सो इनर्शिया क्या है? तो लिखो इनर्शिया इज प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट द चेंज टू इन रिमेन, यस ऐसा भी लिख सकते हैं, टू रेजिस्ट द चेंज in its state of rest or state of motion. तो स्टेट Okay, ऑफ जो भी स्टेट में है, हाँ बोलो। स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। हाँ, स्टेट ऑफ मोशन भी लिख सकते हैं, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन भी लिख सकते हैं, दोनों चलेगा, यूनिफॉर्म लिख लेते हैं। Okay, so inertia is a property of object to resist the change in its state of rest or state of motion. मतलब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो हमेशा वो रेस्ट पे रहना चाहता है। अगर कोई उसको मोशन में लाने का ट्राई करेगा तो वो ऑब्जेक्ट खुद उस मोशन में आने से रोकना चाहेगा, रेजिस्ट करना चाहेगा। और इसी वजह से हम लोगों को बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। जैसे कि मान लो एक मैं कार में बैठा हूँ, कार सडनली जब आगे जाती है तो हम लोग पे एक पीछे की तरफ फोर्स लगता है, ऐसा हमें महसूस होता है कि कोई पीछे धक्का लगा रहा है, हम लोग पीछे की तरफ चले जाते हैं। तो वो धक्का कौन लगा रहा है? कार तो हमें आगे खींच रही है, कार तो हमें आगे ले जाना चाह रही है, तो हमें पीछे क्यों फोर्स फील होता है? तो दैट फोर्स इज ड्यू टू इनर्शिया। समझ में आ रहा है? जो हमारी बॉडी है वो रेस्ट पे रहना चाहती है, कोई आगे धक्का मारेगा ना तो हम पीछे जाते हैं। क्यों? बिकॉज टू चेंज या फिर टू रेजिस्ट द चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। आया समझ में इनर्शिया? इनर्शिया समझ में आया? इट इज रेजिस्टेंस टू चेंज। कोई डाउट? वो क्या है? रेजिस्टेंस टू चेंज। आगे लिखो inertia means resistance to change. A body does not change its state of rest or state of uniform motion unless an external force compels it to change that state. उसके बाद ये लिख लो, if net external force is zero, then its acceleration is zero. Acceleration can be non-zero only if there is a net external force on the body. मतलब फोर्स जो है ना वो मोशन नहीं करवाता है। फोर्स क्या करवाता है? फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन मोशन। आ रहा है समझ में?
नेक्स्ट लिखो तो न्यूटन जो फर्स्ट लॉ है ये बताता है फोर्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू force is not responsible for motion of any object, but it is responsible for change in the motion of the object. State of motion of the object. समझ में आ रहा है ये? लास्ट लाइन समझ में आई? Force is not responsible for motion of an object, but it is responsible for change in the motion of the object. Okay? कोई ऑब्जेक्ट अपने आप चल रहा है कंटिन्यूअस वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो फोर्स जरूरत नहीं है, फोर्स की कोई जरूरत नहीं है. बट अगर उसमें चेंज करना चाहे, क्या उसकी स्पीड इंक्रीज होनी चाहिए या डिक्रीज करना चाहे या डायरेक्शन चेंज करना है, तो उसके लिए फोर्स रिस्पॉन्सिबल है. यस सर. ओके चलो उसके बाद बेटा एग्जांपल 5.1 करके लाना है नेक्स्ट क्लास में, वो हम डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे मोमेंटम पे. ओके एग्जांपल 5.1 ट्राई करना है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एंड मोमेंटम पे आगे स्टार्ट करेंगे. हटा दो इतना. ओके 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 लिख लो लिख लो लिख लो. यस बोलो. सर वो बीपीटी का जरा बता सकते हो क्या, हमको कौन सा सब्जेक्ट है? चैप्टर आएगा तो यूनिट एंड डायमेंशन आएगा बेटा, अगर फिजिक्स का लेग टेस्ट होगा तो. ठीक है सर. ओके सर. यस बोलो. सर अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और अगर हम वहां से फ्रिक्शन हटा दे तो मोशन में आ जाएगा? नहीं, अगर रेस्ट पे है तो फ्रिक्शन हटाने से मोशन में नहीं आएगा. रेस्ट पे है और मैंने धक्का मारा और फ्रिक्शन हटा दिया तो फिर मोशन में ही रहेगा कंटिन्यूअस. ओके सर. ओके फ्रिक्शन होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. धक्का लगाना जरूरी है. रेस्ट पे तो रेस्ट पे ही रहेगा जब तक कोई धक्का ना लगे, जब तक कोई फोर्स ना लगे. और फिर वापस रुक क्यों जाता है? बिकॉज फ्रिक्शन है. यस. ओके ओके बाय सर. बाय सर. ओके बाय 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 बाय. लिख लिया सबने? यस. हाँ बोलो. ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट हुआ है क्या, मतलब जो ये वाला लॉ अपना प्रूव करता है कि if an object is in motion it will remain in motion if no external force is applied on it? मतलब क्या क्या समझ में नहीं आया बेटा? मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तो वो मोशन में ही रहेगा, ऐसा वाला कोई एक्सपेरिमेंट हुआ है क्या आपने? हाँ मोशन में ही रहेगा ना बेटा. जैसे फ्रिक्शनलेस सरफेस अज्यूम करके करना है एक्सपेरिमेंट को. सर या फिर ऐसा कर सकते हैं कि जैसे नहीं, उसको फ्रिक्शनलेस सरफेस हाँ वो पॉसिबल नहीं है बनाना, ऑलमोस्ट फ्रिक्शनलेस बना सकते हैं. ओके फ्रिक्शन को हम रिड्यूस कर सकते हैं, हटा नहीं सकते. फिर तो मतलब इम्पॉसिबल है, मतलब बिल्कुल ही फ्रिक्शनलेस वो बनाना सर. हाँ फ्रिक्शनलेस बनाना पूरा इम्पॉसिबल है. चलो बाय बाय. सर. बोलो. सर अगर हम स्पेस में किसी ऑब्जेक्ट को मतलब ऐसे ले जाए जैसे छोड़ दे तो सर वो तो फ्लोट करेगा ना, उस पे तो हमने कोई फोर्स नहीं लगाया फिर भी. हाँ फ्लोट करेगा, वहीं का वहीं रहेगा. अच्छा वहीं का वहीं रहेगा. सर वही का वही थोड़ी रहेगा, वो तो बुलेट की स्पीड से उतना फास्ट दौड़ेगा ना. क्यों दौड़ेगा भाई?
तू दे रहा है क्या उसको बुलेट की स्पीड, अपने आप दौड़ता रहेगा। सर तो मैंने बुलेट की स्पीड से मतलब सर मतलब मेरी जो पुरानी स्कूल थी ना तो उसमें हाँ मैं था तो उन्होंने बोला कि मतलब पेपर को भी छोड़ेंगे ना तो वो बुलेट की स्पीड से भागेगा। क्यों इसी पर तूने लिए पूछा जो नहीं क्यों भागेगा। है ना उनके, इसीलिए जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनके स्पेस सूट में बुलेट प्रूफ भी होता है लेयर। अरे नहीं बेटा, वो क्या होता है, वो तुम लोगों को ऐसा बताया जा रहा होगा कि जब भी बेटा कोई सैटेलाइट होता है, ओके, मान लो सैटेलाइट में एक्सप्लोजन हुआ, तो एक्सप्लोजन हुआ तो भाई उस एक्सप्लोजन की वजह से उसके पास एक स्पीड आ जाएगी, कोई भी जो उसके जो फ्रेगमेंट्स होंगे उसके पास। अब वो जो फ्रेगमेंट की स्पीड है वो कभी भी कम तो हो नहीं सकती, बिकॉज एयर तो है ही नहीं उसको कम करने के लिए। तो एक बार जो एक्सप्लोजन हुआ तब उसके पास जो भी फ्रेगमेंट्स के पास जो स्पीड आएगी उस स्पीड से चलता रहेगा। ओके, आ रहा है समझ में। यस सर। बट ऐसा नहीं कि कागज को मैंने छोड़ दिया और अपने आप भागने लगेगा, ऐसा नहीं होगा। एक बार फोर्स मिल गया तो फिर वो चलता रहेगा, कभी नहीं रुकेगा। पर फोर्स नहीं देंगे तो कुछ नहीं होगा। ओके, चलो बाय बाय। हाय सर।